हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे। प्राथमिक क्रियाओं में हम आखेट पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में भोजन संग्रहण पढ़ चुके हैं और पशुपालन पढ़ चुके हैं। साथ साथ में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाओं का अर्थ जो है क्या है, ये भी हम देख चुके थे। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं, आगे हम शुरुआत करते हैं इसकी देर न करते हुए। तो प्राथमिक क्रियाओं में नेक्स्ट हमारी क्रिया है कृषि। कृषि हमारी कई प्रकार की है, कई प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, इसके प्रकार अलग अलग हैं। तो इसके अगर प्रकारों में देखें तो एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको जो है इसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ एक ही जो है पेज पर कि कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंदर होती हैं, मतलब कौन कौन सी जो हैं प्रकार इसके अंदर आते हैं। तो पहला अगर बात करें तो है हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि हमारी दो प्रकार की होती है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, इसके अलावा दूसरी है हमारी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को फिर हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। चावल प्रधान और चावल रहित, दो प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं वाणिज्य विस्तृत अनाज कृषि। तीसरा है हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि के बाद जो है वो आती है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि के बाद इसमें हम देखते हैं निर्वाह कृषि हो गया, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, और इसके अलावा भूमध्य सागरीय कृषि। इसके अलावा दो और है हमारी सहकारी और सामूहिक कृषि। तो ये अलग अलग प्रकार हैं कृषि के जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं निर्वाह कृषि के। निर्वाह कृषि मैंने पहले बताया दो प्रकार की है हमारी, एक है गहन निर्वाह कृषि, एक है आदिमकालीन कृषि। तो इसमें हम जो है यहाँ पर आदिमकालीन कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले आदिमकालीन कृषि आदिम काल से ही जो है उपयोग में लाई जा रही है। जब मनुष्य ने पशुपालन करना सीखा उसके बाद से धीरे धीरे वो कृषि करना भी सीख गया। जैसे कि अगर कहीं पर पक्षी के द्वारा या उसने खाया, खा के उन्होंने बीज फेंक दिया और वहाँ पर जो है वो बारिश हुई, बारिश होने के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे जो है पौधा उगना शुरू हो गया। तो उन्हें पता लगने लग गया कि ये जो है हम इसको ग्रो भी कर सकते हैं, पौधों को हम उगा भी सकते हैं। तो वहीं से वो कृषि की जो है शुरुआत हुई। आदिमकालीन कृषि को जो है हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह स्थिर रह के नहीं करते, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि भी इसको हम कह सकते हैं। ये जो कृषि है वो एक स्थान पे ना करके वो जो है समय समय पर स्थान में परिवर्तित करते रहते हैं।
होता क्या है कि एक जगह अगर मान लो कि वो रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ समय बाद में 2-3 साल बाद में गुणवत्ता शक्ति खत्म हो जाती है, तो यहाँ से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरे स्थान पे जाके यहाँ पर जो जंगल है या घास फूस हो रहे हैं उनको जला देते हैं। जलाने के बाद में जो घास जो क्या नाम है राख होती है, वो खाद के रूप में वहाँ पे काम में आ जाती है। और उसके बाद में फिर कुछ समय बाद में यहाँ से तीसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पर भी यही जो है वहाँ पे घास फूस को जला दिया जाता है। ये स्थान परिवर्तन करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो गुणवत्ता धीरे धीरे मृदा की खत्म हो जाती है, इसलिए स्थान परिवर्तित करते हैं। तो 3 से 5 साल बाद दोबारा से उसी स्थान पर आते हैं। तो इस तरह ये जो है सर्कल बनता रहता है। इसको स्थानांतरण कृषि के अलावा जो है इसको दहन कृषि कहते हैं। दहन कृषि इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर जैसे मान लो दूसरे स्थान पर परिवर्तन हुए, वो जब गए वहाँ पर तो उस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर घास फूस जो होती है, पेड़ हैं, उनको जला दिए हैं, जो खाद के रूप में काम में वो आ जाएंगे बाद में। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस काटने में समय लगता है, जो कि वेस्ट जो घास फूस उग रही है या उन्हें फील्ड को साफ करने में, तो इसलिए इसको दहन कृषि कहते हैं क्योंकि इसको जला दिया जाता है। या फिर इसको हम कहते हैं कृत्रिम कृषि भी कहते हैं इसको, ठीक है। दहन कृषि या कृत्रिम कृषि कहते हैं। ये जो है इन जो खेत होते हैं यानी कि आदिम कालीन के अंदर ये खेतों का आकार हमारा बहुत छोटा होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता, क्योंकि अपना ये निर्वाह के लिए करते हैं, इसलिए खेती का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता। साथ साथ में जो औजार हैं, औजार जो हमारे प्राचीन हैं, प्राचीन औजारों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो प्राचीन जो औजार होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि बात करें हम लकड़ी की औजार जो हो गए, जैसे हो गए हमारा कुल्हाड़ी, इसके अलावा हो गया हमारा फावड़ा हो गया, दराती हो गया, इन सब का उपयोग ये करते हैं। अब ये जो है एक स्थान दूसरे स्थान पे परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए 3 से 5 वर्ष बाद में जो है दोबारा से उसी स्थान पर वो आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे। यानी ये जो एक चक्कर के रूप में काम करता है, क्योंकि 3 से 5 साल बाद में दोबारा आ जाते हैं, तो इसलिए जो है ये एक तरह का हमारा इसको कह सकते हैं हम कृषि चक्र कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं झूम चक्र। कृषि का झूम चक्र भी इसको हम कहते हैं। तो इसी आधार पे जो है कई सारे स्थानों में इसको अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे बात करें हम भारत की, अगर बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर इसको कहते हैं झूमिंग, झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका या बात करें मैक्सिको की, वहाँ पर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें हम इंडोनेशिया या मलेशिया की बात करें, वहाँ पर इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है हमारे आदिमकालीन निर्वाह कृषि की कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो इसका आदिमकालीन निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार है, वो है हमारा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को 2 प्रकार से बांटा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पहला है हमारा चावल प्रधान और दूसरा है हमारा चावल रहित।
तो दो हमारे प्रकार थे। तो हम चावल प्रधान के बारे में पहले समझ लेते हैं। चावल प्रधान जो है कृषि में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो यहां से पता लग रहा है नाम से ही ये चावल प्रधान, यानी इसमें जो है प्रमुख फसल कौन सी होगी हमारी, चावल है, क्योंकि चावल प्रधान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है वो हमारी चावल है। चावल के अलावा जो है यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें, दोनों ही चावल रहित और चावल सहित की बात करें, तो वहाँ पर जो अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, भारत विश्व के अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंदर ये कृषि की जाती है। जनसंख्या वाले प्रदेशों में, या आप कंटेंट नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट होता जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको फ़ायदा आएगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ गहन निर्वाह करते हैं, यानी कि ये जो है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, तो इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर भूमि जो होती है कम होती है, जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि पर दबाव ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो खेतों का आकार जो है क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा। तो खेतों का आकार क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा, छोटा होता है, खेतों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और चावल प्रधान जो कृषि है वो खास तौर पर जो विश्व की अगर बात करें या एशिया की बात करें, तो मानसून वाले प्रदेशों में नोट कर सकते हैं आप, ये प्रदेशों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। मानसूनी प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा है उन क्षेत्रों में ये बोया जाता है। और गहन निर्वाह कृषि की बात करें, चावल सहित और चावल रहित दोनों में ही यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है कम और प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो अधिक होता है। कारण ये है कि यहाँ पर जो होते हैं वो घर के सभी सदस्य मिलकर अपने काम करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कृषक का पूरा परिवार मिलकर कृषि कार्य करता है। जब कृषक का पूरा परिवार अगर मिलकर यहाँ पर काम करेगा तो क्या होगा कि हर क्षेत्र कोशिश करें, क्योंकि उसके पास में ज़मीन बहुत छोटी होती है, वो कोशिश ये करेगा कि हर जो है यानी कि छोटे से अगर कोना भी है तो वहाँ पर भी जो है हमारी फसल खाली ना रहे। और क्योंकि वहाँ पर अगर पक्षी बैठेगा तो उसको उड़ाएंगे, जानवर आएगा तो उसको भगाएंगे। तो ये सारे जो है रखरखाव करते हैं घर के परिवार के सदस्य जो होते हैं। तो यहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन तो अधिक होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति की बात करें, क्योंकि घर के अंदर अगर 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति इसके अंदर कार्य कर रहे होंगे, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम मात्रा में उन्हें मिल पाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है वो खाद जो है खाद के रूप में यानी उर्वरक के रूप में देसी खाद हमारी कौन सी होती है, देसी खाद है हमारी, यानी कि जो है गोबर खाद की बात करें या फिर हरी खाद यानी कि जानवरों से मिलने वाले, या फिर हरी खाद होती है जो कि हमारे घास फूस जो होते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो है
फल सब्जियां जो वेस्ट बचती हैं, वो भी पत्ते हो गया कुछ भी है, उसके भी खाद को उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो सारा था हमारा, ये हमारा था चावल प्रधान की अगर बात करें, उसकी विशेषताएं थी। दूसरी हम बात कर रहे हैं गहन निर्वाह के अंदर ही दूसरा हमारा था चावल रहित। चावल रहित जो कृषि होती है, वो चावल रहित कृषि हम कह सकते, गहन निर्वाह कृषि। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है, इसके अंदर सेम वही चीज़ होती है, सारी विशेषताएं जो हमारी गहन निर्वाह कृषि में थी, चावल प्रधान में थी। जो मानसून वाले प्रदेश हैं, वहाँ पर मानसून वाले प्रदेशों, नोट कर सकते हैं, मानसून वाले प्रदेशों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। यहाँ पर चावल के अलावा जो है, क्योंकि चावल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, चावल के अलावा यहाँ पर जो है गेहूं की बात करें, इसके अलावा जई की बात करें, जौ की बात करें, या बाजरा है, ये यहाँ पर बोया जाता है। ये जो है सेम सारी विशेषता वही रहेगी हमारी चावल रहित वाली, कि वो प्रति उत्पादन जो है वहाँ पर कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन वहाँ पर जो है कम होता है। साथ साथ में जो है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जनसंख्या अधिक होती है, ये सारी जो है। इसके अलावा चावल रहित जो की जाती है, वो की जाती है हमारी चीन के दक्षिण पूर्वी भाग, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वो हो गया। इसके अलावा भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग में अधिक मात्रा में की जाती है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल यह की जाती है। ये सब सेम विशेषता वही रहेगी जो थी उसमें। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और, भारत में सिंधु घाटी, सिंधु गंगा के मैदान, खास तौर पर मैदान में भी ये कृषि की जाती है। तो इसका खास कुछ वो उसमें विशेषता नहीं है, दोनों की विशेषता सेम है। बस खाली ये है कि जहाँ पर मानसून प्रदेश है, बारिश कम होती है, उन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है चावल के अलावा और भी फसल बोई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं निर्वाह कृषि हमारा हो गया है। अब हमें पढ़ना है विस्तृत कृषि, यानी वाणिज्य विस्तृत कृषि के बारे में हम समझ लेते हैं कि वाणिज्य विस्तृत कृषि कौन कौन सी होती है हमारी। तो वाणिज्य विस्तृत कृषि जो है वो व्यापार के उद्देश्य से की जा रही है। सेम अगर बात करें हम, निर्वाह कृषि जो थी उसका ऑपोजिट रहेगा हमारा ये। तो वाणिज्य विस्तृत वाणिज्य, सॉरी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की विशेषता अगर देखें तो यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में क्या होता है, वो मुख्य फसल जो है वो होगी हमारी गेहूँ। यहाँ पर मुख्य फसल इसमें गेहूँ ही होती है। गेहूँ के अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्तृत व्यापार की, वाणिज्य की, व्यापार की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा खेतों का आकार है वो क्या होगा हमारा
बड़ा होगा। ठीक है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें खेतों का आकार बड़ा होगा, व्यापार के लिए अगर हम कर रहे हैं तो इसमें जो है वो पूंजी अधिक चाहिए। पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, इसमें अधिक होगी। पूंजी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और इसमें जो है वो अधिकतर जो कार्य किया जाता है, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े फील्ड होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, उसमें हाथ से काम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, भूमि का आकार काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ पर सारे यंत्रों के द्वारा कार्य किया जाता है और यहाँ पर उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर जो है वो एक ही प्रकार के मिश्रित ना करके एक ही प्रकार की जो है फसल बोई जाती है। तो यहाँ ये विशेषता देखते हैं, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर, और ये उस क्षेत्र में होती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होगी उस क्षेत्र में ये कृषि की जाएगी। अब अगर इसके हम क्षेत्र की अगर बात कर लें, जोतने के लिए सभी मशीनों का उपयोग किया जाता है, ये इसकी विशेषता है ही, बता ही दिया मैंने ये। अब ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। या इसकी अगर हम क्षेत्र की अगर बात कर लें तो पहला है हमारा उत्तरी अमेरिका की बात करें। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको जो है वो हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें, अर्जेंटीना में, तो वहाँ पर इसको पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर यूरेशिया की बात करें, यूरोप और एशिया के दोनों क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर हम प्रेरीज के नाम से इसको हम जानते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में भी ये जो है हमारा विस्तृत अनाज कृषि होती है, इसको हम वेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर हमारी ये कहलाती है डाउन्स। और न्यूजीलैंड में कैंटावरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये की जाती है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है की जाती है। ये कई बार मैप में पूछा जाता है क्वेश्चन, और मैप के अलावा जो है वैसे भी आता है ये क्वेश्चन कि पूछ लेता है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की जो है वो वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, उसका नाम क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है अधिकतर कृषि की जाती है, जो वाणिज्य अनाज कृषि जो है ये विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हैं। वहाँ पर क्योंकि विकसित देशों के अंदर जनसंख्या हमारी कम होती है और इसके अलावा जो है वहाँ पर पूंजी भी अधिक वो लगा सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारा
विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में पढ़ लिया और साथ साथ में हमने जो है गहन निर्वाह कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हमारा है रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगली कृषि हमारी, हम जो बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, डायरेक्टली हम जो है वो विशेषताओं को हम समझ सकें। देखो, रोपण जो कृषि है उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा कि रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई। रोपण कृषि की शुरुआत हमें उपनिवेशक काल से हुई, जिस समय पर काफ़ी सारे उपनिवेश जो है वो काफ़ी सारे देशों ने बना लिए थे। तो उन्हें उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो कृषि होती थी वो अन्य स्थान पर अगर वैसी ही जलवायु है तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने उपनिवेशक क्षेत्रों के अंदर लगाना शुरू कर दिए। रीजन ये था कि यूरोपीय जो देश थे जो उपनिवेश बना रखे थे जिन्होंने, तो वो जो देश थे वो हमारे शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, वहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय पौधों को उगाने की जलवायु वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो जो उनके जो उपनिवेशक जो देश थे वहाँ पर वैसी जलवायु उपलब्ध थी, जिसकी वजह से वो पौधे वहाँ उगाना उन्होंने शुरू किए। तो इसमें जो है रोपण कृषि के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जो है वो हमारा खेतों का आकार विस्तृत होता है। ठीक है, खेतों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। कारण उसका ये है कि एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। ठीक है, ये सारी जो फसलें हैं वो हमारी व्यापारिक या कहेंगे नकदी फसल होती है सारी, हमारी कोई भी खाद्यान्न फसल नहीं होती। ये सारी फसल जो होती है वो हमारी नकदी होती है। और यहाँ पर जो भी फसलें होती हैं रोपण कृषि में वो सारी जो हैं वो तकनीकी सहायता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तकनीकी विधि द्वारा, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उसमें हाई होती है, विधि द्वारा उत्पादन किया जाता है। उच्च किस्म की होती हैं। श्रमिक सस्ते चाहिए इसके लिए। ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमारे जो रोपण कृषि के अंदर होती है। साथ साथ में बाजारों तक जाने के लिए यातायात के साधन जो है ये भी होने चाहिए। यातायात के साधन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। अगर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो हमें व्यापार नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापार के रूप में इसको काम में लाया जाता है। ये जो है यहाँ लिख देता हूँ, इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो क्या नाम फसल का उत्पादन किया जाता है वो हो गया हमारा चाय, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू है, ठीक है, गन्ना हो गया, अनानास हो गया और नारियल। ये सारी हमारी रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ये सारे अगर क्षेत्रों की बात करें तो जो उपनिवेशक काल बने तो वहाँ पर फ्रांसीसियों ने जो है कई सारे क्षेत्रों पर क्या नाम है, फ्रांसीसियों ने अफ्रीका जो क्षेत्र है
अफ्रीका में उन्होंने जो है कोको उगाना शुरू करा। ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में क्या करा, चाय और कॉफ़ी लगाना शुरू करा। इसके अलावा ब्रिटेन वासियों ने जो है मलेशिया में रबड़, इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह जो क्षेत्र है उसमें गन्ना व केले ये लगाना शुरू करा। और स्पेन वासी जो थे स्पेन वासियों ने फिलीपींस क्षेत्र के अंदर जो है वो नारियल जो है उन्होंने उगाना शुरू करा। आज भी जो है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। यहाँ एक थोड़ा बता दूं मैं फजेंडा के बारे में। ये क्वेश्चन आता है फजेंडा किसे कहते हैं। तो ये जो है लिख सकते हो उसके आप, ब्राज़ील के वे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान ठीक है, जो आज भी यूरोप वासियों के अधीन हैं, ठीक है, वो हमारे फजेंडा कहलाते हैं। वो सारे क्षेत्र हमारे फजेंडा कहलाते हैं। वैसे अधिकतर जो है जितने भी देशों के अंदर उपनिवेश जो थे वो वहाँ की सरकार या फिर निजी स्वामित्व के अंदर वो चले गए हैं। लेकिन ये जो है फजेंडा यानी ये ब्राज़ील के अंदर काफ़ी सारे अभी जो है कॉफ़ी के बागान हैं जो कि हमारे क्या नाम है ये यूरोप वासियों के अंतर्गत आते हैं। ये तो कृषि के अंदर हमें 3 कृषियाँ पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मिश्रित कृषि के बारे में। देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है मिश्रित कृषि। यहाँ पे करा क्या जाता है, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर पशु व फसलों को बोया जाता है। यानी पशु का भी जो है पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं और फसलों को भी यहाँ पर बोया जाता है। ये दोनों कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित कृषि यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर जो है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है उन क्षेत्रों में किया जाता है। खेती के साथ साथ जो है यहाँ पर जैसे हो गया भेड़ है, बकरी है, गाय हो गया, कुकुर है, ये सब चीज़ जो है यहाँ पे पाले जाते हैं। और फसलों की अगर बात करें तो फसलों के अंदर हो गया हमारा गेहूं है, जौ है, जई है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी फसलें यहाँ पर बोई जाती है। जो खेतों से मिलने वाला जो वेस्ट होता है वही जानवरों के काम में आ जाता है और साथ साथ में
चारे की फसल भी यहाँ पर बोई जाती है। चारे की फसल इसलिए क्या बोती हैं क्योंकि वो जानवरों के काम में आ जाती है। तो मिश्रित कृषि का ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं है, मिश्रित कृषि का हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो मिश्रित कृषि जो है ये काफ़ी सारे क्षेत्रों के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि जो है वो पशुओं के लिए सबसे जो है पशु के पालन पोषण के लिए सबसे दक्ष और सबसे जो है ये इम्पॉर्टेंट एक क्रिया है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर पशुपालन पशुओं के क्षण की सबसे उन्नत व दक्ष प्रक्रिया है। ठीक है कि पशुपालन के लिए जो है यहाँ पर पशुपालन के पालन पोषण के लिए जो है सबसे उन्नत और सबसे हमारी जो है ये दक्ष प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है पशुओं को जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है देखनी पड़ती है। उसका प्रजनन हो गया, उनकी क्षमता हो गई, इसके अलावा दूध का उत्पादन की क्षमता हो गई, इसके अलावा स्वास्थ्य की चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है वो अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जानवरों के लिए छप्पर के लिए चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चाहिए, इसके अलावा उनके जो है वो घास, ठीक है, या फिर जो चारा है उसके लिए चाहिए, चारे के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा प्रशीतकों के लिए, यानी कि वो ठंडा रखने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए, ये सारी हमें चाहिए। इसलिए इसको अधिक पूंजी की आवश्यकता हमें यहाँ पर होती है। इसके अलावा जो है विशेष ध्यान देना पड़ता है, वो देना पड़ता है इसमें स्वास्थ्य पर, उसके प्रजनन क्षमता पर, की प्रजाति पर, इन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। साथ साथ में जो है इनकी बीमारियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। साथ साथ में दुग्ध उत्पादन पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया था मैं, दूध उत्पादन पर भी ध्यान देना पड़ता है। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक्सपर्ट रखे जाते हैं जो कि हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं और चीज़ की देखरेख यहाँ पर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर खर्च अधिक आता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आधुनिक तकनीक का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूध निकालने से लेकर उनके रखरखाव में, मॉनिटरिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर यंत्रों की। इसमें जो है अधिक हमें श्रमिक भी चाहिए होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। और किन किन क्षेत्रों में होता है वो हम समझ लेते हैं। इसमें जो है अधिक हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, गैर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं वो इनको जानवरों को चराने के लिए, इसके अलावा दूध निकालने के लिए, इनको देख रेख के लिए जो है हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसमें दक्ष होते हैं और पूरी तरह से निपुण होते हैं। उन श्रमिकों की आवश्यकता इसके अंदर हमें पड़ती है। और सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें जहाँ पर ये कार्य किया जाता है, तो सबसे बड़ा जो है
क्षेत्र है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये हमारा श्रमिक उत्पादन की अगर बात करें वहाँ पर दूध उत्पादन की। इसके अलावा कनाडा की अगर बात करें, कनाडा में है ऐसा, और न्यूजीलैंड, वहाँ पर किया जाता है। और ये खास तौर पर वहाँ किया जाता है, यानी कि जो है नगरों के आसपास इसको ये हमारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूध का उत्पादन के लिए दूध के जो है उपभोक्ता अधिक मिल जाते हैं, जिसके और या फिर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके आसपास या नगरों के आसपास, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास। ठीक है, क्योंकि उद्योगों में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो औद्योगिक क्षेत्रों के पास। तो नगरों के आसपास या औद्योगिक प्रदेशों के आसपास ये जो है डेयरी कृषि की जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, और न्यूजीलैंड के अलावा ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। इसके अलावा एक जो था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है हमारा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी दूध उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो डेयरी कृषि हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारा भूमध्य सागरीय कृषि। जैसे नाम से ही हमें पता लगता है भूमध्य सागरीय है, तो ये जो कृषि की जाती है वो भूमध्य सागर के आसपास की जाती है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका के मध्य में की जाती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये की जाती है। ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, वहाँ पर भी की जाती है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। यानी भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसी जलवायु अगर और कहीं भी पाई जा रही है तो वहाँ पर भी हम जो है ये भूमध्य सागरीय कृषि ही वहाँ पर कहेंगे, क्योंकि उसी प्रकार के जो है कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। एक चीज़ और, हमारा चिली में भी जो है ये हमारी कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि। वो हो गया हमारा दक्षिणी चिली के अंदर। ठीक है, दक्षिणी चिली का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमारे की जाती है। तो इसके हम कुछ विशेषता समझ लेते हैं। ये हमारे क्षेत्र थे कुछ। यहाँ पर जो है फसलों की अगर बात करें तो खट्टे फलों की कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। अंगूर हो गया, अंजीर है, जैतून है, ये जो है कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर की जाती है। इसके अलावा सब्जी का भी उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। जो यहाँ पर उच्च किस्म के अंगूर होते हैं, इनके आसपास के अगर क्षेत्रों की बात करें, जो विकसित देश हैं, तो हमारे यूरोप के आसपास के क्षेत्रों की जो उच्च किस्म के
नोट कर सकते हो ये भी। अंगूरों को मदिरा बनाने के काम में लिया जाता है। अंगूरों से मदिरा, ये लिख दो, मदिरा बनाया जाता है। वैसे याद नहीं रहेगा ये, लेकिन ये हमें याद रहेगा मदिरा के नाम से, यानी शराब जो है इसका उत्पादन किया जाता है, अंगूरों से किया जाता है। अगर अच्छी किस्म की अगर बात करें जहाँ पर अंगूर है तो, और हमें जो है यहाँ पर निम्न किस्म के जो अंगूर होंगे, किस्मों के अंगूरों को सुखाकर या तो किशमिश बनाई जाती है, किशमिश तथा मुनक्का बनाया जाता है। तो ये है उच्च किस्म के जो मदिरा बनाई जाती है, और निम्न किस्म के अंगूर होते हैं, उन्हें किशमिश या फिर मुनक्का उनसे बनाया जाता है। ये हमें जो है भूमध्य सागरीय कृषि की कुछ विशेषताएं जो थी, ये हैं सारी। ये इसके क्षेत्र मैंने बताई दिए हैं कौन कौन से हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, भूमध्य सागरीय कृषि, मैंने सब्जी के बारे में बताया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका की बात करें, कनाडा हो गया, या उत्तरी यूरोप, ये जो है इस उत्तरी यूरोप वाले क्षेत्रों के अंदर, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु में कारण क्या होता है कि यहाँ पर इन सब क्षेत्रों के अंदर बर्फ जम जाती है, और इसकी वजह से फसल का उत्पादन नहीं होता है, या फिर जो है वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है शीत ऋतु के अंदर सब्जी का जो है यहाँ पर पूर्ति करता है, सब्जी व फलों की पूर्ति इन क्षेत्रों से की जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों से इनकी पूर्ति की जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंदर इसका हमने पढ़ लिया, कृषि के अलग अलग प्रकार पढ़ लिए। तो आगे जो है सब्जी और फलों के बारे में हमें समझना है कि सब्जी और फलों का जो है, या इसके जो है सब्जी और उद्यान, उसके अंदर ट्रैक कृषि हो गया, और इसके अलावा कारखाना कृषि है, वो भी हम पढ़ेंगे, और खनिजों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये सब चीज़ लेके आऊँगा।